हेलो दोस्तों, रवि जी के एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे एनसीईआरटी कक्षा 10 का यानी क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक हम देखेंगे और उसमें अध्याय 1 यानी रासायनिक अभिक्रिया और उसके समीकरण देखेंगे। यानी इसको कह सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले होंगे आप तो आप भी समझ लीजिए, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर का नाम है, जो कि चैप्टर 1 है। तो इसी चैप्टर से आज हम पूरा वीडियो में बने रहेंगे इसी चैप्टर को लेकर, और जितना हो सके हम चाहेंगे कि ये अध्याय हम आज क्लियर करा दें। और आपसे एक बात और बता दें कि इसका जो भी क्वेश्चन होगा वो सारा हम इसका पार्ट 2 लाएंगे अध्याय 1 का, तो उसमें हम कराएंगे। ठीक है, इसमें केवल हम बुक को देख लेंगे, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो चलिए, काफ़ी ज़्यादा बड़ा चैप्टर है ये भी। और आपसे एक बात बता दें वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कि यदि आप चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देर ना करते हुए सीधे हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, आपका चैप्टर का नाम दिया है रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं समीकरण। तो देखिए, कुछ बातें हमको जान लेना चाहिए। तो चलिए पहले देखते हैं क्या दिया है। तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हाँ, तो अब देखिए यहाँ पे दिया है फर्स्ट में, अपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है जब। अब यहाँ कंडीशन दिया है कि आपके दैनिक जीवन में कुछ परिस्थितियाँ होते रहती हैं जो कि हर दिन आपके साथ घटित होती है, तो उसी पर ध्यान देना है आपको, उसी के बारे में दिया है। और देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट दिया है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट दिया है कि गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तब क्या होगा ये भी आपको देखना है। नेक्स्ट है, लोहे का तवा या तसला या कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है, तब क्या होगा। ठीक है, फिर है, अंगूर का किण्वन हो जाता है तो क्या होता है। भोजन पकाया जाता है तो क्या होता है। ये सारे चीज़ें आपके दैनिक जीवन में होते रहती हैं। फिर नेक्स्ट है, हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है। ठीक है, हम सांस लेते हैं तो इस सब में क्या होता है। जैसे मान लीजिए लोहा तवा तसला कील आर्द्र वायुमंडल में यानी नमी युक्त वायुमंडल में छोड़ दिया जाए तो उस पर जंग लग जाता है। ठीक है, गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है, वो दूध फट जाता है। तो इस तरह मतलब दैनिक जीवन में घटनाएं होते रहती है, तो इस सारे चीज़ों को ध्यान में रखने को बोला है। ठीक है, अब देखिए आगे दिया इसमें, इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। सही बात है, जो प्रारंभिक वस्तु की जो पहले जैसी वस्तु रहेगी या हमारा शरीर ही रहेगा, जैसे हम सांस लेते हैं तो उस तरह नहीं रह पाएगा, कुछ ना कुछ उसमें परिवर्तन यानी चेंजिंग आ जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम सांस लेते हैं तो जब अंदर सांस लेते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सांस लीजिएगा तो सीना फूलेगा। ठीक है, यानी पहले जैसा सीना नहीं रहेगा। फिर सांस छोड़िएगा तो सीना पचक जाएगा और पेट फूल जाएगा। तो ये सारे चीज़ें भी होते रहता है। ठीक है, दूध ही है तो पहले वो क्या रहेगा, वो फटा नहीं रहेगा, उसमें परिवर्तन आएगा, वो फट जाएगा। ठीक है, तो ये सारे चीज़ों को देखना है, वही बात बताया है। चलिए हम इतना ज़्यादा नहीं बोलेंगे, जहाँ समझाने वाला रहेगा थोड़ा हल्का समझा देंगे। तो आगे देखते हैं क्या दिया है। तो यहाँ से देख लेते हैं शुरू से फिर से। इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु जो पहले का वस्तु रहता है उसकी प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों के बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। सही बात है, जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है, यानी किसी में केमिकल चेंजिंग भी होता है, किसी में फिजिकल चेंजिंग भी होता है। फिजिकल चेंजिंग यानी भौतिक परिवर्तन, केमिकल चेंजिंग यानी रासायनिक परिवर्तन। तो वही दिया, जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है। ठीक है, हम कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है, ये भी बात है। इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए आइए हम कुछ क्रियाकलाप करते हैं। तो कुछ क्रियाकलाप हमको कर लेना है, कुछ प्रोसेस है जिससे हमको जानकारी मिलती है। ठीक है, इसका जितना भी प्रश्न वगैरह होगा हम आपसे पहले भी बता चुके हैं। इसका पार्ट 2 लाएंगे, उसमें हम डिटेल से देखेंगे हर एक प्रश्न, हर एक चैप्टर का प्रश्न के लिए हम अलग से वीडियो लाएंगे।
ठीक है, डिटेल वाइज देखेंगे सारे प्रश्न को। इसमें केवल बुक को हमको रिकवर करा देना है। तो चलिए, और थोड़ा सा रासायनिक और भौतिक परिवर्तन का बात है तो हम बता देते हैं। देखिए, जो हमेशा के लिए परिवर्तन हो जाए, जो बदल जाए, फिर अपने पहले रूप में न आए, उसको हम लोग रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंजिंग कहते हैं। और जो क्या होता है कि बदल कर फिर अपने पहले रूप में वो आ जाए यानी उसको लाया जा सकता है, तो उसको हम लोग भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंजिंग कहते हैं। जैसे मान लीजिए पानी हो गया, पानी को हम लोग फ्रिज में रखें, वो बर्फ़ बन गया, फिर हम बर्फ़ को सॉरी दोस्तों, फिर हम बर्फ़ को क्या करते हैं, निकाल देते हैं। सर्दी हो गया थोड़ा, ठीक है, बारिश वगैरह में भीग गए थे, इसीलिए हल्का हल्का सर्दी है। तो चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, ये तो होता रहेगा लाइफ में। तो चलिए देख लेते हैं क्या हम बता रहे थे। जैसे पानी को हम फ्रिज में रखें, वो बर्फ़ बन जाता है, फिर बर्फ़ को जैसे ही हम फ्रिज से निकाल कर कुछ देर मतलब वातावरण में छोड़ते हैं, मतलब ग्लास में या कुछ में रख दीजिए बर्फ़ को, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे फिर पिघल कर पानी बन जाता है, तो वो पहले वाला रूप में अपने आ गया। तो ये होता है भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंजिंग। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में उसको किसी भी अवस्था में, मतलब किसी भी हाल में उसको पहले वाले फॉर्म में या रूप में नहीं लाया जा सकता। जैसे मान लीजिए दूध है, वो दूध से दही बन गया, तो क्या फिर दही से आप दूध बनाते हैं? नहीं बन पाता है। तो ये होता है दूध से दही बनना, रासायनिक परिवर्तन। मोमबत्ती का जलना, एक बार मोमबत्ती जो जल गया तो फिर से वो अपने पहले वाले रूप में आएगा? नहीं आएगा। तो ये भी रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंजिंग होता है। तो चलिए आगे देख लेते हैं जो क्रियाकलाप दिया है। तो क्रियाकलाप 1.1 में दिया है, सावधानी दिया है यानी प्रिकॉशन दिया है। देख लेते हैं। इस क्रियाकलाप में शिक्षक के सहयोग की आवश्यकता है। सुरक्षा के लिए छात्र आंखों पर चश्मा पहन लें, ठीक है, तो उचित होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट दिया, लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन के रेगमाल से रगड़ कर साफ कर लीजिए, ठीक है, उसको साफ भी कर लेना है। मैग्नीशियम का जो रिबन रहेगा उसको रेगमाल से साफ कर लेना है, ठीक है। और 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा रहना चाहिए मैग्नीशियम रिबन जो होता है। चलिए, इससे भी प्रश्न कर लिया करता है, या तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या आपका कक्षा का या क्लास में जो एग्जाम होता है उसमें भी पूछता है, और कंपटीशन में भी पूछता है। यहाँ तक कि पीसीएस का एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन एनसीईआरटी के पैटर्न से ही फॉलो करता है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। इसे चिमटे से पकड़कर स्पिरिट लैंप या बर्नर से इसका दहन करिए तथा इससे बनी राख को वाच ग्लास में इकट्ठा कर लीजिए, जैसा कि चित्र 1.1 में दिखाया गया है, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन का दहन करते समय इसे अपनी आँखों से यथासंभव दूर रखिए। यानी जब दहन होगा, दहन क्या है, दहन मतलब जलना, ठीक है, दहन जलने की प्रक्रिया है, उसको दहन कहते हैं, ठीक है। जब मैग्नीशियम रिबन जल रहा होगा, जब उसको जलाया जा रहा होगा, उस समय अपनी आंखों से दूर रखना चाहिए उसको, ठीक है। आपने क्या प्रेक्षण किया, तो उसी के बारे में दिया है। देखिए यहाँ पर चिमटा से पकड़ा गया है, यहाँ पर बर्नर है, मैग्नीशियम रिबन यहाँ पर है, ठीक है, जिसको चिमटा से पकड़कर जलाया जा रहा है। और यहाँ पर वाच ग्लास है, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड इसमें रखा गया है, ठीक है, MgO। तो मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाच ग्लास में इकट्ठा करना, ठीक है। यानी मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है। और देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इसको थोड़ा फिगर को हम बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये मैग्नीशियम रिबन है, यहाँ पे जल रहा है। और देखिए यहाँ पर बिंदु 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 ये सब है, ठीक है। ये जल कर क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड इसको वाच ग्लास में यहाँ पर इकट्ठा किया जा रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं आप, इकट्ठा हो रहा है। तो वही बात दिया है। तो चलिए देख लेते हैं आगे। हाँ तो दोस्तों देखिए हम कहाँ थे, यहाँ। तो देखिए दिया है, मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर ऑक्साइड को, मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाच ग्लास में इकट्ठा करना, यही दिया गया है। आगे देख लेते हैं। आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लौ, जो चमकदार श्वेत लौ होती है, उसके साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। आपने क्या देखा, ये जो प्रैक्टिकल हुआ अभी आपकी है, मैग्नीशियम रिबन को जलाएं, ठीक है, बर्नर के द्वारा और चिमटा से पकड़कर, तो उसमें क्या होता है, जो चमकदार श्वेत लौ के साथ मैग्नीशियम रिबन जब जलता है तो क्या होता है, श्वेत चूर्ण में यानी सफ़ेद चूर्ण में बदल जाता है, ठीक है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। जो आपको वाच ग्लास में इकट्ठा किए हैं वो किसका चूर्ण है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का, ठीक है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण यह बनता है। यानी वायु में क्या रहता है, ऑक्सीजन उपस्थित रहता है एनी टाइम, ठीक है, उसके साथ मैग्नीशियम के बीच जो रिएक्शन होता है उसी के कारण यह मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन का वो आ जाता है और मैग्नीशियम का Mg रहता है, तो MgO ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर क्रियाकलाप 1.2 दिया है और 1.3 दिया है, इसको भी जरा एक नज़र देख लेते हैं। एक प्रखनली में लेड यानी सीसा लेड नाइट्रेट का घोल लीजिए, ठीक है। इसमें पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिला दीजिए। आपने क्या परीक्षण किया, इसको करके देखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्रियाकलाप 1.3 में दिया गया, एक शंक्वाकार फ्लास्क लीजिए यानी कोनिकल फ्लास्क लीजिए या प्रखनली लीजिए, उसमें कुछ दानेदार जिंक लीजिए यानी जस्ता लीजिए, वो भी दानेदार होना चाहिए। इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल मिला लीजिए। अब देखिए यहाँ पे बात आता है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी तनु हाइड्रोक्लोरिक मतलब क्या होता है, तनु मतलब होता है पतला, ठीक है, पतला। वही कहता है सांद्र, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहे या सांद्र कहे तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब गाढ़ा हो जाता है, ठीक है, गाढ़ा होता है, ठीक है। तो ये भी बात ध्यान रखना है, तनु जहाँ रहेगा तनु का मतलब पतला होता है, सांद्र का मतलब गाढ़ा होता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसका फार्मूला होता है HCl, ठीक है। और सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है जानबे करते हैं H2SO4, ठीक है, इसको हम लोग गंधक अम्ल भी कहते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर क्या दिया है उसके बारे में, ठीक है। तो देखिए इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दीजिए। चित्र 1.2 को अब देखना है, यहाँ पर सावधानी दिया है, अम्ल का इस्तेमाल सावधानी से कीजिए, बिल्कुल सही बात है, नहीं कीजिएगा तो उसका परिणाम गलत होगा। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, आप देख सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, क्या जस्ते के दानों के आसपास कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल होगा। देखिए नेक्स्ट है, शंक्वाकार फ्लास्क या प्रखनली को स्पर्श कीजिए यानी उसको छूइए, और क्या इसके तापमान में कोई परिवर्तन हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है उस वक्त जब आप प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में, यहाँ पे आप यहाँ पे कर्क है, ठीक है, ऊपर में कांच का नली लगा हुआ है, शंक्वाकार फ्लास्क है जो आपको आगे आप पढ़ें। फिर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है, यानी पतला सल्फ्यूरिक अम्ल लेना चाहिए, H2SO4 या HCl लीजिए, कोई भी लीजिए। नीचे में दानेदार जस्ता है, जिंक है। तो यहाँ पर चित्र 1.2 में दिया है, दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस का निर्माण, यानी ये क्या होता है, यहाँ पे देख लीजिए H2 यहाँ पे निकल रहा है, ये बन के प्रखनली से ऊपर से निकल जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकल जाता है। तो यही चीज़ें देखना है। तो देख लीजिए यहाँ पर ऊपर दिए गए तीनों क्रियाकलापों के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्न किसी भी प्रेक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है, यानी कुछ ना कुछ उसमें चेंजिंग आया है, ठीक है, और वो हमेशा के लिए बदल चुका है, ठीक है, यानी वो पहले वाले फॉर्म में नहीं है, उससे दूसरा कुछ चीज़ बन गया। तो ये भी क्या हुआ, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन ही हुआ। अब देख लीजिए, अब रासायनिक परिवर्तन में जो रासायनिक अभिक्रिया हुई है इसमें क्या क्या होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन सारे पॉइंट को ध्यान में रखना है। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या होता है, तो देख लीजिए आपको यहाँ पे अवस्था में परिवर्तन, ठीक है, ठीक है, उसके अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, उसके रंग यानी कलर में भी परिवर्तन होगा। फिर है गैस का निकास या उत्सर्जन, गैस का निकास भी होता है और उत्सर्जन भी होता है। चारों चीज़ें एक ही मतलब प्रोसेस में नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ इसमें से ये सारी जो अवस्थाएं दी गई है, पॉइंट दिया गया, कुछ ना कुछ इसमें देखने को परिवर्तन मिलेगा ही मिलेगा, या तो तापमान में भी परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी रासायनिक अभिक्रियाएं के उदाहरण है कुछ, ठीक है। आगे देखिए क्या दिया गया है, आगे देख लेते हैं। यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तनों को देखें तो पाएंगे कि हमारे चारों ओर विविध प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं, ठीक है। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं और उनके प्रतीकात्मक निरूपण का अध्ययन करेंगे, ठीक है। क्या इसमें देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया कैसे होता है, वो रासायनिक अभिक्रिया देखेंगे और समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया कैसे किया जाता है, कैसे क्या अभिकारक होता है, क्या उत्पाद होता है, इन सारे चीज़ों को भी हम समझेंगे और उसका प्रतीकात्मक निरूपण भी देखेंगे, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए रासायनिक समीकरण 1.1 में दिया है रासायनिक समीकरण, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आप क्रियाकलाप 1.1 का विवरण। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है।
वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है। मान लीजिए कोई वाक्य के रूप में लिखा जाए कि सोडियम क्लोराइड में जिसको NaCl उसका फार्मूला होता है, उसमें कोई और चीज़ मिलाया जाए, ठीक है, धातु के साथ उसको मतलब मिलाया जाए तो क्या बनेगा, उस धातु का नाम लिखेगा, फिर सोडियम क्लोराइड है, तो बहुत लंबा ये वाक्य के रूप में हो जाता है। तो उसी के शॉर्टकट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि फार्मूला का यूज करते हैं। फार्मूला से भी नहीं होता है तो अब क्या करते हैं, उसमें उसका रूप दे देते हैं, कौन गैस है, कौन लिक्विड के रूप में है। तो वहाँ पर गैस होता है तो G लगा देते हैं, सॉलिड होता है तो S लगा देते हैं, जलीय विलयन होता है तो उसमें एक Q लिख देते हैं, यानी एक्वा हो जाता है। तो ये सारे चीज़ें आपको डिटेल में देखने को आगे मिलेंगे। तो आइए हम देख लेते हैं। तो क्या दिया है, क्रियाकलाप 1.1 का विवरण। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है। इसे संक्षिप्त रूप में भी लिखा जा सकता है। बिल्कुल सही बात है जो अभी हम आपको बता रहे थे। इसे शब्द समीकरण के रूप में लिखना सबसे सरलतम विधि है। यानी शब्द समीकरण के रूप में लिखना तो बहुत आसान विधि है, सरलतम विधि है, लेकिन उसको आगे और सुंदर बनाने के लिए वैसा किया गया है, ठीक है। जो बताएं कि फार्मूला बेसिस और उसमें उसका रूप भी लिख देते हैं, कौन गैस है, क्या है, ये सारे चीज़। उसमें प्रतीकात्मक निरूपण तीर वगैरह का भी किया जाता है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। ऊपर दी गई अभिक्रिया का शब्द समीकरण इस प्रकार होगा। मान लीजिए मैग्नीशियम का रिबन जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल रहा था तो उससे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। तो उसी को हम कैसे लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसी को यहाँ पर दिया गया। मान लीजिए मैग्नीशियम रिबन हो गया, यानी मैग्नीशियम रिबन जो है किस चीज़ का बना है, मैग्नीशियम का ही बना है, और वायु की उपस्थिति में ये जल रहा है, ठीक है। वायु में क्या है, हवा में ऑक्सीजन मिला रहता है, तो ऑक्सीजन से ये रिएक्शन करता है, मैग्नीशियम और प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है, ठीक है। ये ऑक्सीजन O हो जाता है और मैग्नीशियम Mg होता है, ठीक है। तो अब आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर एक तीर है, यहाँ पर क्या है बीच में, यहाँ पर आप तीर देख रहे होंगे, ठीक है, ये तीर है, ठीक है। तो तीर के जो बाएं तरफ रहेगा यहाँ लेफ्ट साइड, इसको हम लोग क्या करते हैं, अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक, इसको अभिकारक कहते हैं। और जो तीर के दाएं तरफ वाला जो भी भाग रहता है इसको हम लोग क्या करते हैं, उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, उससे उत्पाद जो बना है उसको मिलकर, इसको जो मिलकर यहाँ पर जो प्रोडक्ट तैयार हुआ है इसको हम लोग उत्पाद कहते हैं। तो ये दाएं तरफ रहता है उत्पाद और बाएं तरफ अभिकारक रहता है, ये भी ध्यान रखना है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो देख सकते हैं आप, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बन गया, तीर के बाद इधर उत्पाद में दिया है मैग्नीशियम ऑक्साइड। पूछता है ये भी प्रश्न कि अभिकारक किस तरफ होता है, तीर के दाएं तरफ या बाएं तरफ, तो बाएं तरफ अभिकारक होता है और दाएं तरफ उत्पाद होता है। अब आगे देखिए, अभिक्रिया 1.1 में मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें अभिकारक कहते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है 1.1 में मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, यानी एक तरह से ये भी कह सकते हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होगा उसे ही अभिकारक कहेंगे। इस अभिक्रिया से एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, यानी जिसका निर्माण होगा नए पदार्थ का उसको हम लोग उत्पाद कहेंगे, और जिसमें अभिक्रिया होता है, अभिक्रिया होकर चेंजिंग होता है उसको हम लोग अभिकारक कहते हैं। यानी रासायनिक परिवर्तन जिसमें होता है उसको अभिकारक, और उस रासायनिक परिवर्तन से जिसका निर्माण होता है, उत्पाद होता है, उसी को हम लोग उत्पाद कहते हैं। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का उत्पाद हुआ था, ठीक है, सही बात है। नेक्स्ट देख लेते हैं। शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। जैसे आप देख ही रहे होंगे, वहाँ पर आप देखे होंगे, यहाँ पर दिया था Mg, ठीक है, प्लस O दिया था ऑक्सीजन, यहाँ पर एक तीर का निशान दिया था, तब यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड दे दिया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो वही चीज़ दिया, शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। अभिकारकों के बीच योग का चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं ओर, देखिए यहाँ पर दिया है बाईं ओर लेफ्ट हैंड साइड LHS लिखा जाता है। इसी प्रकार उत्पादों के बीच भी प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें दाईं ओर यानी RHS राइट हैंड साइड लिखा जाता है। तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है। जो ये तीर हो गया, इधर तो उत्पाद है, ठीक है, और इधर ना अभिकारक है,
इधर अभिकारक है, ठीक है। तो तीर का सिरा किधर है, इधर उत्पाद जिधर है उधर ही ना तीर का ये सिरा है। तो ये भी पूछता है कि तीर का सिरा किधर होता है, तो उत्पाद की ओर होता है। सॉरी दोस्तों, ये नीचे हो गया, इसको हम फिर से कर लेते हैं जहाँ तक हुआ था। तो चलिए यहाँ पर हम आ चुके थे। हाँ, तो देखिए, यानी क्या यह तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है तथा यह अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। तीर का सिरा क्या दर्शाता है, अभिक्रिया होने की दिशा, यानी अभिक्रिया किस तरफ हो रही है, तो वही दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, रासायनिक समीकरण लिखना। कि रासायनिक समीकरण अब लिखेंगे कैसे, ये भी जानना जरूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। आपको एक एक डाटा इतना आसानी से समझ में आएगा कि आप कभी भूलिएगा नहीं। केवल एक बार आप इस वीडियो को पूरा देखें और लास्ट तक बने रहें, आपको इतना आनंद आएगा कि जितना किसी फिल्म में भी नहीं आने वाला है। ये भी एक प्रकार का फिल्म ही है, केवल आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। रासायनिक समीकरण लिखना, ठीक है, और इस फिल्म के आप वो हीरो हो, ठीक है। तो चलिए, विलन कोई भी हो, हीरो आपको बनना है, लगे रहिए और हीरो एकदम निश्चित तौर पे बनिएगा। तो चलिए आइए देखते हैं। रासायनिक समीकरण लिखना, क्या रासायनिक समीकरण के निरूपण की इससे भी संक्षिप्त विधि है? बिल्कुल है। तो आइए हम देख लेते हैं आगे क्या है दिया है, उसको भी ज़रा देख लेते हैं। शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरणों को अधिक संक्षिप्त तथा उपयोगी बनाया जा सकता है। सही बात है। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। रासायनिक समीकरण क्या करता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है, ठीक है। यदि आप मैग्नीशियम, ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों का स्मरण करें तो उपरोक्त समीकरण इस प्रकार लिखा जा सकता है। जैसे आप मैग्नीशियम, अब थोड़ा सा समझ लीजिए, जैसे मैग्नीशियम रिबन को आप जला रहे थे वायु की उपस्थिति में, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो वहाँ पर क्या बना था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। तो उसी सारे जो टर्म थे उनका यहाँ पर फार्मूला लिख दिया गया है। जिसे मैग्नीशियम का रिबन था उसका यहाँ पर लिख दिया गया है, आप देख सकते हैं Mg, ठीक है। अब प्लस यहाँ पर O2 है, ये क्या मिलकर क्या बन गया, MgO, ठीक है, MgO2, ठीक है, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये फार्मूला द्वारा हो गया। अब देखिए, तीर के निशान के बाईं ओर दाईं ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या गिनती कर उनकी तुलना करें। तो यहाँ से आगे आप बढ़िएगा तो आपको मिलेगा कंकाली समीकरण। तो कंकाली समीकरण क्या होता है, संतुलित समीकरण क्या होता है, असंतुलित समीकरण क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, इन सारे चीज़ों को आपको देखना है, ठीक है। ऊष्मा शोषी कौन होता है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कौन है, ये सारे चीज़ों को आप डिटेल में समझने वाले हैं। बहुत आनंद आने वाला है इस सेशन में, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, छोड़ के जाइएगा और स्किप कीजिएगा तो उसका परिणाम आपको मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं आगे। तीर के निशान के बाईं ओर और दाईं ओर के तत्वों और के परमाणुओं की संख्या की गिनती कर उनकी तुलना करें। अब देखिए, इनके परमाणुओं की संख्या को काउंट करना है, ठीक है, कि कितना है, ठीक है। तब जाकर हम संतुलित करते हैं कि क्या दाईं ओर के जितने परमाणु संख्या हो गया क्या बाईं ओर के परमाणु संख्या के बराबर है, यानी कहने का मतलब दाईं ओर उत्पाद है, क्या उत्पाद का संख्या जितना परमाणु संख्या है क्या उतना ही अभिकारक का परमाणु संख्या है। तो ये हमको काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। तब हमको पता चलेगा, यदि इक्वल होगा तब समीकरण संतुलित है, और नहीं होगा तो कैसे संतुलित करते हैं, ये सारी चीज़ों को हम जानने वाले हैं। तो अब देखिए, यदि नहीं है तो समीकरण असंतुलित है, क्योंकि समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं है, यानी उसका द्रव्यमान बराबर नहीं होगा तो समीकरण असंतुलित है। वही द्रव्यमान बराबर हो जाएगा तो समीकरण संतुलित माना जाता है, ठीक है। किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। इस प्रकार समीकरण 1.2 यानी मैग्नीशियम के वायु में जलने का ढांचा समीकरण है, ठीक है। अब देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व, यानी उसका रोल क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, जो संतुलित रासायनिक समीकरण होता है। तो आइए देखते हैं। आपको द्रव्यमान के संरक्षण का नियम स्मरण होगा, यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपको याद होगा, जिसका आपने 9वीं कक्षा में ही अध्ययन किया था। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है, जिस प्रकार ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है, उसी तरह द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी कहता है। या तो ऊर्जा नष्ट किया जा सकता है, ना ही ऊर्जा को उत्पादित किया जा सकता है, केवल उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर किया जाता है। तो उसी तरह है द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्या यहाँ पे दिया है, देखिए,
यहाँ पे है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। इसीलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है, यानी जो समान नहीं रहता उसी को हम लोग कंकाली समीकरण कहते हैं। ठीक है, और जो संतुलित हो गया वो कंकाली नहीं रह जाएगा, वो बैलेंस्ड हो जाएगा, तो वो संतुलित समीकरण माना जाएगा। ठीक है, तो यानी क्या दिया था, दूसरे शब्दों में रासायनिक अभिक्रिया के पहले, यानी जब रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुआ है तो उसके पहले और उसके पश्चात यानी उसके बाद प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। ठीक है, इसीलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। क्या रासायनिक समीकरण 1.2 संतुलित है? आइए हम रासायनिक समीकरण को चरणबद्ध संतुलित करना सीखें। ठीक है, कि वो संतुलित है कि नहीं है। तो देखिए, क्रियाकलाप 1.3 के सब समीकरण को इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। जैसे देखिए, जिंक हो गया प्लस में सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। वहाँ पे आप देखे थे 1.3 में जस्ते का दानेदार जो पाउडर था, सल्फ्यूरिक अम्ल सांद्र नहीं था, वहाँ पे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल था। तो इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो क्रियाकलाप 1.3 के सब समीकरण को दर्शाया गया यहाँ पर। तो देखिए, जिंक यानी जस्ता प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाया गया है। तो यहाँ से जो उत्पाद बना है जिंक सल्फेट, ठीक है, अब प्लस हाइड्रोजन बन गया है। अब ये कैसे होता है आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो थोड़ा सा समझ लीजिए। मान लीजिए ये जिंक हो गया, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इसको हम लोग जिंक को हम लोग क्या लिखते हैं, Zn लिखते हैं, Zn। यहाँ पे प्लस है, प्लस हो गया। सल्फ्यूरिक अम्ल को H2SO4 लिखते हैं, क्या लिखते हैं, H2SO4 लिखते हैं। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि जिंक में जाकर ये SO4 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन कितना भाग है, 4 है, और ये सल्फर 1 भाग है, तो यानी ये सल्फेट है। ठीक है, तो ये इसमें आके मिल जाता है, बच जाता है क्या, यहाँ पर H2 यानी ये हाइड्रोजन बच जाता है। तो वही ZnSO4 हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है, ZnSO4, अब प्लस में बच देता है ये वाला H2, यानी H2 जो कि गैस के रूप में है, तो ये बच जाता है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं आगे क्या दिया है। उपरोक्त सब समीकरण को निम्नलिखित रासायनिक समीकरण से दर्शाया जा सकता है। अब कैसे, तो देखिए यहाँ पे दिया गया भी है Zn प्लस H2SO4। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जिंक का फार्मूला हो गया Zn, सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4, यहाँ पे तीर का निशान हो गया उत्पाद की ओर, उसके बाद जिंक सल्फेट का ZnSO4 होता है। ठीक है, और प्लस में हाइड्रोजन जो है इसको H2 लिखा गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या होता है, यहाँ पर इन दोनों को मिलाया गया तभी जाके ये बना है। ठीक है, इधर वाला, तो यहाँ पर Zn में ये क्या होता है, SO4 ये वाला आके मिल जाता है, तो ZnSO4 होता है, बच जाता है H2, तो प्लस में H2 रह जाता है। तो वही है चीज़, आप समझ गए होंगे। तो चलिए देख लेते हैं। आइए समीकरण 1.3 में तीर के निशान के दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या की तुलना करें। तो देखिए, अब उसको तुलना करके देखते हैं। अब देखिए, बाईं तरफ तीर के बाईं तरफ वाला अभिकारक होता है, तो इसी तरफ से आपको लेके चलना होगा, तभी आप संतुलित कर पाइएगा। ठीक है, पहले तत्व लिख लेंगे कि क्या क्या तत्व है। जैसे उसमें था Zn था, ठीक है, प्लस क्या था, H2SO4 था, यही ना था जिंक सल्फेट। तो इसमें क्या क्या था, एक तो जिंक हो गया, Zn हो गया, Zn लिख लिए, प्लस में H2 है यानी हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन का H लिख लिए, फिर S यानी सल्फर है, तो सल्फर का S लिख लिए, फिर ऑक्सीजन है, भले ही ये 4 ठो है, ठीक है, हाइड्रोजन 2 ठो है, ऑक्सीजन 4 ठो है, तो लेकिन ऑक्सीजन का केवल लिख देंगे। अब ये कितने हमारे तत्व हो गए, तो एक जिंक हो गया, दूसरा हाइड्रोजन हो गया, तीसरा सल्फर हो गया, चौथा ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, तो इन्हीं चारों तत्वों को यहाँ पर लिख लिया जाता है। ठीक है, अब इसमें आपको मालूम है कि यहाँ पर तीर है, तो इसके बाईं ओर को लेफ्ट हैंड साइड यानी LHS कहा जाता है, और दाईं ओर को RH यानी राइट हैंड साइड कहा जाता है, या दाईं ओर को उत्पाद भी कहते हैं और बाईं ओर को अभिकारक कहते हैं।
तो वही चीज़ यहाँ पर दिया गया है। अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या यानी LHS और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या, ये जो चारों चीज़ है ये तो उत्पाद में भी न मिल के बना है। उत्पाद की तरफ भी तो यही सारे तत्व होंगे, ये थोड़े है कि इससे हट के कोई दूसरा तत्व आ जाएगा, नहीं, यही तत्व रहेगा। तो देखिए पहले अभिकारक में परमाणुओं की संख्या देखेंगे तो देखिए अभिकारक में क्या था, यहाँ पर ZnSO4 Zn था यानी जिंक था, तो जिंक कितना है, एक ठो है, ठीक है, वही चीज़ है। यहाँ पे लिख देते हैं, आपको क्लियर दिखाई देगा। फिर से क्या था, देखिए यहाँ पर क्या था, जिंक था प्लस क्या था H2SO4, यही ना था। तो अब देखिए जिंक इसमें कितना है, जिंक तो केवल एक ही है। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन आप H2 लिखा है यानी 2 ठो हाइड्रोजन है। S यानी सल्फर है, कितना है, यह भी एक ही है। और ऑक्सीजन के बगल में 4 है, तो ये कितना है, 4 है। तो यही सारा चीज़ देखना है। तो देखिए जिंक के सामने 1 है, हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो हाइड्रोजन के सामने 2 लिखा है लेफ्ट में। और सल्फर कितना है, 1 है, तो वही सल्फर का 1 लिखा है। ऑक्सीजन कितना है, ये 4 है ऑक्सीजन, तो इसी को ऑक्सीजन को 4 लिखा है। अब राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे, यानी इसमें क्या हुआ था, Zn में आके SO4 मिल गया था और H2 बच गया था। इसी से न तीर के दाईं तरफ भी क्या बना था, यहाँ पे लिख देते हैं ZnSO4 प्लस H2 बचा था, ठीक है। अब इधर भी देख लीजिए, उत्पाद इधर वाला उत्पाद होता है, ठीक है, यानी राइट हैंड साइड की तरफ। तो इधर भी देख लेंगे, इधर भी तो जिंक एक ही है। सल्फर इधर कितना है, सल्फर भी एक ही है। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन भी 4 है। और हाइड्रोजन कितना है, इधर भी 2 है। तो वही है, देखिए जिंक इधर भी 1 है, जिंक इधर भी 1 हो गया यहाँ पर, ठीक है। हाइड्रोजन इधर भी 2 है, हाइड्रोजन इधर भी 2 हो गया। सल्फर इधर भी 1 है, सल्फर इधर भी 1 हो गया। ऑक्सीजन इधर भी 4 है, ऑक्सीजन इधर भी 4 हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया, दोनों तरफ बराबर बराबर हो गया, यानी ये समीकरण संतुलित है। तो इसी को संतुलित समीकरण कहते हैं। और जो नहीं रहेगा उसको संतुलित करना पड़ता है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है आपके सामने समीकरण 1.3 में, समीकरण 1.3 में तीर के निशान के दोनों ओर के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान है, इसलिए यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण है, ठीक है। अब हम निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करें। जैसे यहाँ पे दिया है Fe प्लस H2O, ठीक है, Fe प्लस H2O, ठीक है। तो इससे हमको क्या मिला हमको, तो देखिए यहाँ पर Fe3O4 है, ठीक है, यानी फेरक ऑक्साइड, ठीक है। और यहाँ पर हाइड्रोजन है, ठीक है। अब इसको हम लोग देखेंगे तो देखिए यहाँ पर Fe यानी आयरन 1 है, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 है। और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 1 है। इधर देखिए Fe यानी लोहा जो है वो 3 है, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 4 है। और यहाँ पे देखना है कि ऑक्सीजन 1 ही है। मान लीजिए इधर तो आयरन जो हो गया 1 है, लेकिन आयरन इधर 3 हो गया, तो ये भी संतुलित नहीं है। यहाँ पर तो दो चीज़ें अलग अलग है। केवल यहाँ पर आपको मालूम है कि हाइड्रोजन 2 है इधर भी, या हाइड्रोजन 2 है इधर भी। नहीं तो आयरन का बात करें तो आयरन इधर 1 है यानी Fe लोहा, और इधर क्या है, 3 है। यदि ऑक्सीजन का बात करें तो ऑक्सीजन इधर 1 है, ऑक्सीजन इधर 4 है। तो दो तत्व यहाँ पर अलग अलग है। जबकि एक भी तत्व अलग अलग होगा तो समीकरण को असंतुलित माना जाएगा, लेकिन यहाँ तो दो है। तो आइए हम जानते हैं कि कैसे इसको संतुलित करेंगे। तो वही चीज़ देखना है। तो देखिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना लेना चाहिए, ठीक है। चारों ओर एक बॉक्स बना लेंगे। समीकरण को संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं कीजिए, यानी बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है। जैसे आप देख सकते हैं 1.4 में दिया है यहाँ पर,
Fe दिया है तो Fe के चारों ओर हम बॉक्स बना लिए। H2O दिया है तो H2O के यहाँ पर चारों ओर बॉक्स बना लिए। Fe3O4 दिया है तो उसके चारों ओर बॉक्स बना लिए। H2 दिया है तो H2 के चारों ओर बॉक्स बना लीजिए और कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है। ये पहला स्टेप हो गया, पहला स्टेप में ये करेंगे। सेकेंड स्टेप में आएंगे तो अब क्या करेंगे, अब सेकेंड स्टेप देखिए। असंतुलित समीकरण 1.5 में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या की सूची बना लीजिए। अब इसमें परमाणुओं की संख्या कितना है उसकी सूची बनाएंगे, जैसे ऊपर किया गया था उसी प्रकार तत्व लिख लेंगे। इधर अभिकारक में परमाणुओं की संख्या LHS लेफ्ट हैंड साइड, इधर राइट हैंड साइड उत्पाद में लिख लेंगे। तो क्या क्या तत्व है, एक Fe है, लोहा है, दूसरा हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। ठीक है, इधर भी लोहा है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, 3 ही तत्व ही है। तो Fe लिख लिए यहाँ पर, आप देख सकते हैं Fe लिख लिए हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन लिख लिए हैं और ऑक्सीजन लिख लीजिए। अब Fe इधर था, कितना था ज़रा नीचे कर लेते हैं, आपको दिखाई भी देगा। ठीक है, देखिए Fe है, Fe यहाँ पर 1 है। ठीक है, फार्मूला में तो 1 लिख दिए। इधर Fe राइट हैंड साइड बात करें, यहाँ पर तो Fe3 है तो इधर 3 लिख दिए। हाइड्रोजन इधर 2 है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है तो इधर भी 2 लिखेंगे, जबकि ऑक्सीजन इधर 1 है और ऑक्सीजन इधर 4 है। तो इधर लेफ्ट हैंड साइड 1 लिखेंगे ऑक्सीजन और राइट हैंड साइड ऑक्सीजन को 4 लिखेंगे। ठीक है, 4 लिखेंगे। तो आइए देखते हैं, देखिए यहाँ पर क्या दिया है, ऑक्सीजन में 1 दिया है और इधर 4 दिया है। अब आपको मालूम है कि दोनों तरफ बराबर होना चाहिए तभी संतुलित समीकरण होगा। तो यहाँ पर तो बराबर नहीं है, केवल हाइड्रोजन यहाँ पे बराबर है, 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी। ठीक है, लेकिन आयरन इधर 1 है और इधर 3 है, ये नहीं है। ऑक्सीजन इधर 1 है और इधर 4 है, ये नहीं है। तो अब समीकरण को संतुलित करने के लिए आगे क्या स्टेप करना पड़ेगा, तो आइए स्टेप 3 में देखते हैं, चरण 3 में। सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित कीजिए। यानी सबसे अधिक जिसका परमाणु है पहले उसको संतुलित करना है, चाहे वह अभिकारक हो या उत्पाद। ये जरूरी नहीं है कि अभिकारक वाले को ही पहले संतुलित करेंगे या उत्पाद वाले को, कोई भी हो या उत्पाद को भी पहले कर सकते हैं, चाहे अभिकारक वाला हो उसका भी कर सकते हैं, जिसका अधिक हो। ठीक है, उस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को चुनिए। इस आधार पर हम Fe3O4 और उसके ऑक्सीजन तत्व को चुनते हैं। दाईं ओर ऑक्सीजन के 4 परमाणु है, जबकि बाईं ओर केवल 1 ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए। ठीक है, केवल 1 है, तो इसीलिए ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए सबसे पहले देखेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन का परमाणु सबसे ज़्यादा है, इसी को लेंगे। तो देखिए यहाँ पे देख लीजिए, सबसे ज़्यादा उत्पाद में जो Fe3O4 है, इसी में ना ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा परमाणु है। लोहा 3 ही है, ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन 2 है, तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का ही न है। तो आप पढ़ें ही, अभी हम आपको बताएं कि जिसका सबसे ज़्यादा परमाणु रहेगा उसी को सबसे पहले संतुलित करना होगा। तो इधर ऑक्सीजन 1 है और इधर ऑक्सीजन 4 है, भले ही उत्पाद में ऑक्सीजन 4 है, लेकिन इसी को पहले संतुलित करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो ऑक्सीजन के परमाणु प्रारंभ में, अब देखिए अभिकारक में क्या था, 1H2O में। ठीक है, और इधर उत्पाद में Fe3O4 में। ठीक है, 4 था। ठीक है, कहने का मतलब आप समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं तो थोड़ा समझ लीजिए। अब देखिए यहाँ पर तो H2O था ना, यहाँ पर H2O था, ऑक्सीजन को ही भले संतुलित कर लें, लेकिन इसका पूरा जो ये आप वर्ग किए हैं चारों तरफ, ये पूरा वर्ग को लेंगे। इधर भी ऑक्सीजन है Fe3O4 में, तो ऑक्सीजन वाला जो 4 परमाणु संख्या है इसका पूरा वर्ग लेंगे, तो पूरा वर्ग में Fe3O4 है ना, तो ये पूरा को हमको लेना पड़ेगा। तो वहीं H2O में ऑक्सीजन कितना था, 1 था, उसी तरह Fe3O4 में ऑक्सीजन कितना था, 4 था। उसी चीज़ को यहाँ पर लिखा गया है, नहीं समझ में आ रहा होगा आपको, इसलिए समझा दे रहे हैं। तो चलिए, वही दिया है, H2O में ऑक्सीजन कितना था, 1 था, तो यहाँ पे 1 लिखा है। Fe3O4 में ऑक्सीजन कितना है, 4 है, तो यहाँ पे 4 लिखा है। अब देखिए संतुलित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 में 4 से गुना करना पड़ेगा, तब न ऑक्सीजन इधर 4 होगा, इधर भी 4 होगा। ठीक है, बराबर होगा। तो वही चीज़ है, आइए देखते हैं आगे। यह याद रखना आवश्यक है कि परमाणुओं की संख्या को बराबर करने के लिए हम अभिक्रिया में शामिल तत्वों तथा यौगिकों के सूत्रों को नहीं बदल सकते हैं, ये भी ध्यान रखना है।
यानी उसको बराबर करने के लिए ये नहीं कि उसका फार्मूला ही बदल दें तो किसी दूसरे चीज़ का फार्मूला हो जाएगा या फार्मूला रह ही नहीं जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल में देख लीजिए, ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए हम 4 गुणांक लाकर 4 H2O लिख सकते हैं, लेकिन H2O4 नहीं लिख सकते हैं। ये कोई नहीं होगा, ये कोई चीज़ ही नहीं है। जैसे H2O तो जल हो गया, यानी 4 भाग जल हो गया, लेकिन यदि H2O4 लिख दिए हैं तो ये कोई फार्मूला ही नहीं हुआ, कोई ये सूत्र ही नहीं हुआ, तो ये लिखना बिल्कुल गलत है। ठीक है, या H2O के होल करके 4 लिखेंगे, ये भी गलत है। ठीक है, आंशिक रूप से संतुलित समीकरण अब इस प्रकार होगा। ये पूरी तरह से नहीं हुआ है, आंशिक रूप से। तो आंशिक रूप से क्या लिखेंगे, Fe था घेरा में, इधर भी घेरा में H2O था, Fe3O4 था, इधर H2 था। तो संतुलित करने के लिए आपको इस H2O में 4 से ऑक्सीजन वाले एक परमाणु में 4 से गुणा किए थे, तो वही यहाँ पर बॉक्स के बाहर में 4 लिख दिया जाएगा। तो इधर भी अब देखिए, लोहा 1 हो गया, लोहा इधर 3 है। ठीक है, अभी लोहा नहीं संतुलित हुआ है, लेकिन इधर हाइड्रोजन 2 था, उत्पाद में भी देख लीजिए हाइड्रोजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 4 है। तो यहाँ पर बॉक्स के यदि बाहर है तो ये सभी के साथ है 4। ठीक है, तो ऑक्सीजन भी इधर 4 हो गया। तो वही चीज़ है। अब आगे देख लीजिए, अब हमको क्या करना है, लोहा को संतुलित करना है। चरण 4 में Fe तथा यानी लोहा तथा हाइड्रोजन परमाणु अब भी संतुलित नहीं है। अब देखिए, हाइड्रोजन भी यहाँ संतुलित नहीं है। क्यों? क्योंकि एक बात हम कहना भूल गए, आपको समझ लीजिए। इधर तो हाइड्रोजन 2 है, आपको लग रहा है यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, लेकिन ये जो 4 ऑक्सीजन के लिए यहाँ लगा बराबर करने के लिए कि इधर 4 है ऑक्सीजन, तो इधर भी ऑक्सीजन 4 हो जाएगा। क्योंकि बाहर है तो ये हाइड्रोजन के साथ भी लगा हुआ है, तो यहाँ 4 में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 दूना 8 हाइड्रोजन हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा, 8 हाइड्रोजन हो जाएगा। 4 में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, लेकिन यहाँ पर 1 छुपा हुआ है तो ऑक्सीजन के बगल में, तो 1 में 4 से कीजिएगा तो 4 ही नहीं रहेगा। और वहीं यहाँ पे 4 है, यहाँ बॉक्स के पहले भी 1 छुपा है। ठीक है, तो 1 से 4 में कीजिएगा तो इधर भी 4 रहेगा, इधर भी 4 ऑक्सीजन हो गया, लेकिन हाइड्रोजन तो अब यहाँ 8 हो गया, हाइड्रोजन इधर 2 ही है। तो अभी लोहा को भी संतुलित करना है, क्योंकि लोहा 1 है इधर और इधर लोहा 3 है। तो लोहा और हाइड्रोजन को अभी भी संतुलित करना है, वही बात दिया है। देखिए, Fe तथा हाइड्रोजन परमाणु अभी संतुलित नहीं है। इनमें से किसी एक तत्व को चुनकर आगे बढ़ते हैं। अब हम आंशिक रूप से संतुलित समीकरण में हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि पहले तो लोहा ज़्यादा था, 3 था, लेकिन अब हाइड्रोजन इधर वाला अभिकारक वाला हाइड्रोजन 8 हो चुका है। ठीक है, 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको संतुलित करेंगे, क्योंकि इधर 8 हो गया, उधर 2 ही रह गया। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु को बराबर करने के लिए दाईं ओर हाइड्रोजन अणु की संख्या को 4 कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो प्रारंभ में हाइड्रोजन इधर था, 4H2O में 8 था, क्योंकि 8 हो गया था। ठीक है, अब देखिए संतुलित करने के लिए इधर 8 हो गया। ठीक है, अब इधर था H2 था, तो इसमें क्या करेंगे, 4 से क्या कहा, 4 कर दिया। हाइड्रोजन परमाणु को बराबर करने के दाईं ओर हाइड्रोजन अणु की संख्या को 4 कर देते हैं। ठीक है, तो इधर 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी बराबर हो जाएगा। अब देखिए, समीकरण अब इस प्रकार होगा। अब देख लेते हैं, यहाँ पे दिया है लोहा 4H2O हो गया, तो Fe3O4 हो गया, इधर 4H2 हो गया। तो 4H2 यहाँ 4 दूनी 8 हाइड्रोजन भी हो गया, ऑक्सीजन भी इधर 4 है, इधर भी ऑक्सीजन 4 है, और 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो गया, लेकिन अभी लोहा बाकी रह गया। Fe3 है यहाँ पर और Fe यहाँ पर 1 है। ठीक है, अब ऊपर दिए गए समीकरण की जांच कीजिए तथा तीसरा तत्व चुन लीजिए जो अब तक असंतुलित है। अब आप पाएंगे कि केवल लोहा ही एक तत्व है जिसे संतुलित करना शेष रह गया है। तो लोहे में प्रारंभ में कितना था, 1 था, और उत्पाद में कितना था, 3 था। प्रारंभ में लोहा में कितना था, विकारक में 1 था, और उत्पाद में 3 भाग था। ठीक है, लोहा। तो अब इसको संतुलित करने के लिए अभिकारक वाला जो 1 भाग था उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर भी 3 हो जाएगा, इधर भी 3 होगा। वही चीज़ कर लिए। अब देखिए, Fe को संतुलित करने के लिए अब हम Fe के 3 परमाणु लेते हैं। तो 3 परमाणु लेते हैं, 3Fe लिख दिए प्लस 4H2O। अब इधर हो गया Fe3O4 प्लस इधर 4H2 हो गया। अब देखिए क्या संतुलित है, बिल्कुल हो चुका है। अब देखिए 3 इधर हो गया, लोहा हो गया, इधर भी लोहा 3 हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन इधर कितना हुआ, ऑक्सीजन ये 4 हुआ, क्योंकि 4 पहले लगा है ना,
तो इसमें हाइड्रोजन के साथ भी चार लगा हुआ है, ऑक्सीजन के साथ भी चार लगा हुआ है, ठीक है। तो ऑक्सीजन इधर चार हो गया, ऑक्सीजन इधर भी चार हो गया, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 चौके 8 हो गया, इधर भी 2 से 4 में करेंगे तो 8 हो गया। तो ये तो सारा बराबर हो गया, ठीक है। तो अब देखिए अंत में इस जो चरण स्टेप 6 दिया, इसमें क्या दिया, अंत में इस संतुलित समीकरण की जांच के लिए हम समीकरण में दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या का परिकलन करते हैं, यानी उसको काउंट करते हैं कि कितना कितना है, ठीक है। आइए देख लेते हैं। 3Fe + 4H2O, तीर का निशान लगा के फिर उत्पाद लिखेंगे Fe3O4 + 4H2, ठीक है। और ये संतुलित समीकरण हुआ। अब जाके आपका समीकरण 1.9 में दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर है, अतः यह समीकरण अब संतुलित है, ठीक है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की इस विधि को हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, हीट एंड ट्रायल विधि, ठीक है। जो बॉक्स वगैरह बना के आप इसमें से उसको मल्टीप्लाई करते जाइए, उसको बराबर करते जाइए, जिसका परमाणु संख्या सबसे ज़्यादा है पहले उसको इक्वल कीजिए, इस तरह से करते जाना है, एक एक को सबको बैलेंस कर लेना है, क्योंकि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने का प्रयत्न किया जाता है, ठीक है। इसीलिए इसको हीट एंड ट्रायल विधि कहा जाता है। बहुत प्रमुख विधि है यह, ठीक है। दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, रहने देते हैं, नेक्स्ट देखेंगे हम आगे दूसरे वीडियो में, ठीक है। बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, नहीं तो चाहे इतना तक करा देते हैं, अब हो गया है तो 7वां स्टेप देख लेते हैं और छोड़ देते हैं। तो देख लीजिए, भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना। ऊपर लिखे संतुलित समीकरण 1.9 की सावधानी से जांच कीजिए, क्या इस समीकरण से हमें अभिकारकों तथा उत्पादों की भौतिक अवस्था के बारे में भी ज्ञान होता है। इस समीकरण में उनकी भौतिक अवस्थाओं की कोई जानकारी नहीं है, ठीक है। भौतिक अवस्था की तो जानकारी नहीं है कि कौन किस फॉर्म में है, बिल्कुल सही बात है, ये करा लेना ही अच्छा होगा, क्योंकि वीडियो तो लंबा हो ही रहा है लेकिन इसी में ख़त्म हो जाएगा ये 7वां स्टेप भी, तो अच्छा ही रहेगा कि कौन गैस के फॉर्म में है, कौन लिक्विड के फॉर्म में है, ये भी थोड़ा देख लीजिए, तो यानी उसकी अवस्था के बारे में। तो रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए अभिकारकों तथा उत्पादों के रासायनिक सूत्र के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। अभिकारकों तथा उत्पादों के गैस, द्रव, जलीय तथा ठोस अवस्थाओं को क्रमशः क्या होगा, गैस को G से सूचित करते हैं, लिक्विड जो रहता है द्रव उसको L से सूचित करते हैं, और जलीय विलयन जो रहता है उसको AQ से एक्वा के फॉर्म में, और ठोस जो रहता है उसको सॉलिड यानी S के रूप से दर्शाया जाता है। अभिकारक या उत्पाद जब जल में घोल के रूप में उपस्थित होते हैं तब हम AQ लिखते हैं। क्या लिखते हैं, अभिकारक हो चाहे उत्पाद हो, जब जल में घोल के रूप में रहते हैं, ठीक है, उसको एक्वा लिखते हैं। अब संतुलित समीकरण 1.9 इस प्रकार होगा। देख लीजिए, जो लोहा था यहाँ पे, ठीक है, ये लोहा 3 भाग था 3Fe, ये किस रूप में, ठोस के रूप में, सॉलिड के रूप में, तो S लिख दिए। यहाँ 4H2O हो गया, यानी ये गैस के रूप में है, भाप बन के भाप वाष्प बन रहा है, ठीक है, गैस के फॉर्म में है, तो यहाँ पर लिख दिए। ये जल नहीं रह गया, ये वाष्प के रूप में हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ Fe3O4 हो गया, ये सॉलिड के रूप में है, ठोस के रूप में, और ये जो 4H2 है ये गैस है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, ध्यान दीजिए, समीकरण 1.10 में H2O के साथ G चिन्ह का उपयोग किया गया है, ठीक है। यह दर्शाता है कि इस अभिक्रिया में जल का उपयोग भाप के रूप में किया गया है। अभी हम बताएं ना कि ये वाष्प है, जल नहीं है, ये क्या है, वाष्प है। इसीलिए ये वाष्प क्या होता है, एक प्रकार का गैस ही होता है, इसीलिए उस यहाँ पर गैस का G लिखा गया है, ये भी ध्यान रखना है। H2O के साथ G चिन्ह का उपयोग किया गया है, यह दर्शाता है कि अभिक्रिया में जल का उपभोग भाप के रूप में किया गया है। प्रायः हर रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्था को शामिल नहीं किया जाता है जब तक कि यह आवश्यक ना हो। क्या हर रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्था को शामिल किया जाता है? नहीं, ये आवश्यक नहीं है जब तक कि उतना आवश्यक ना हो, ठीक है। कभी कभी अभिक्रिया की परिस्थितियाँ जैसे कि ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। जो उसमें टेम्परेचर होता है, प्रेशर होता है,
उत्प्रेरक होता है कैटलिस्ट, उसको भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे हम लोग दर्शा देते हैं। जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल, कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया, गैस हो गया, उसको तीर के ऊपर दिखाया गया है, ठीक है। और इधर हो गया CH3OH, ठीक है, ये लिक्विड के फॉर्म में है, मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। और देखिए यहाँ पर 6CO2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है। ये जलीय विलयन के रूप में दिया गया 6, ठीक है, 6 भाग है, और 12 H2O दिया है, जल हो गया लिक्विड के। सूर्य का प्रकाश ऊपर में दे दिया गया है, नीचे में क्लोरोफिल है, ठीक है। अब इस सूर्य के प्रकाश में यदि क्लोरोफिल से मतलब होते हुए मतलब ये होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया एक्वा के रूप में है, तो यहाँ पर जल से इसको मिलाएंगे तो ये सूर्य के प्रकाश में क्या करता है, यहाँ पर ये ग्लूकोज का निर्माण कर देता है। देखिए और सारा भी इसमें बनेगा, लेकिन इसी में ग्लूकोज का निर्माण भी हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में भी रिपीट हो चुका है रेलवे वगैरह का। C6H12O6 ये क्या है, ग्लूकोज का फार्मूला है, ठीक है। और ये कितने के रेशियो में रहता है ये भी ध्यान रखना है। ग्लूकोज का जो फार्मूला रहता है कितने के रेशियो में रहता है, 1:2:1, ठीक है, 1:2:1 के। यानी देखिए 6 हो गया, 6 हो गया, ठीक है, 12 हो गया और 6 हो गया। ये सॉरी दोस्तों, यानी ये क्या हो गया, 6 हो गया, 12 हो गया और 1 हो गया, ठीक है, यानी 6 हो गया, ठीक है। 6 को एक बार में काटेंगे तो 6 होगा, 6 को 2 बार में काटेंगे तो 12 होगा, 6 को एक बार में तो 1:2:1 यानी 1:2:1 के अनुपात में ये रहता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर इसी प्रकार क्या आप पुस्तक में दिए गए समीकरण 1.2 को संतुलित कर सकते हैं? तो आपसे पहले ही कह दिए हैं कि जितना भी प्रश्न होगा इसका पार्ट 2 में हम जल्दी करेंगे, पहले इसको ख़त्म कर लेना है। अब देखिए वीडियो ज़्यादा लंबा चल चुका है, अब इसका हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हम इसका पार्ट 2 लाएंगे, तो उसमें करेंगे। ये किताब का बात कर रहे हैं पार्ट 2, प्रश्न उत्तर का बात नहीं कर रहे हैं। प्रश्न उत्तर का पहले पार्ट 1 आएगा, ठीक है, ये चैप्टर 1 का ही, लेकिन ये बुक का जो चैप्टर 1 है बुक चलेगा, इसका पार्ट 2 हम जल्द लाएंगे। और क्वेश्चन आंसर का तो एक ही में हो जाएगा, एक ही वीडियो में हो जाएगा सारा इसका प्रश्न उत्तर, ठीक है। तो चलिए वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए और बताइए, और क्या आपको और चाहिए कमेंट में कहिए, बताइए हमसे कि किस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए, वैसा ही हम वीडियो लाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक्स, बाय एंड टेक केयर।